Hello students, welcome to our YouTube channel Geography Genius led by Anshuman Mishra. So hope you all have a great day. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिलीज की थी जिसके ऊपर हमने पूरा साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व किया था जो सीबीएसई ने रिलीज किया है ऑन नन अदर देन और 9 अक्टूबर 2020 को। तो वो साइंस का सैंपल पेपर था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा सॉल्व किया। 1 आवर 3 मिनट्स की ऑलमोस्ट वीडियो थी, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, 2-3 छोड़े थे, उसमें कमेंट सेक्शन में थोड़े बहुत आंसर भी हमको मिले एंड थैंक्स अ लॉट। अब हम बात करने वाले हैं मेरा फेवरेट और हमारा सबसे ईजी पार्ट जो कि है सोशल साइंस। देखो, जो सोशल साइंस का पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो सीबीएसई का रिलीज है, नन अदर देन वही वाला पेपर है जो आप देखते हो। ठीक है, तो वही वाला सैंपल पेपर है, ऐसा नहीं कोई दूसरा उठाया है मैंने। एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड देखो, ये जो पेपर है ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैं सॉल्व किया था, इसको एक अथॉरिटी ने चेक किया है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था, चेक कराया मैंने। और अगर आप मेरा मार्क्स जानना चाहते हो वैसे तो मैं ये बहुत क्लियरली आपको बता दूँ आज से भी, बट द फैक्ट इज आई डोंट गो ऑन मार्क्स। बट ये जब मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया इसमें मुझे 80 में से 79 मार्क्स मिले, 1 मार्क्स लेस। जहाँ पे मेरा मार्क्स कटा मैं वो भी पॉइंट आपको बताऊंगा, वहाँ पे मैंने क्या एरर की उसको जब मैंने एनालाइज किया, जब मुझे पता चला तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल कंप्लीट इट। मैं आपको क्वेश्चन डाउन तक दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। ठीक है, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, पूरा हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस सेक्शन में हम पूरा सैंपल पेपर कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं है, ये ऑप्शंस हैं तो ये इसका आंसर है, और ये वाला क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दैट। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं पूरी एंड बहुत बच्चे ऐसे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो दैट इज वेरी बैड एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। एक बार 10th कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको डेली रेगुलर अच्छी वीडियोस दूंगा। 9th 10th के लिए पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। में और साइंस के जनरल इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइए उस डिफरेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर स्टार्ट करेंगे पेपर को डेफिनेटली। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, सोशल साइंस का है, क्लास 10th का, सेशन 2021। ओके, साइड नाउ टाइम अलाउड 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट। उसके बाद बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 5 सेक्शन, ए बी सी डी ई। यहाँ पे 5 सेक्शन है, वहाँ पे केवल 4 सेक्शन थे, इसीलिए बताया ना, थोड़ा डिफरेंस है। देयर आर 32 क्वेश्चन, वहाँ पे 36 क्वेश्चन थे, तो काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या क्या सेक्शन है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब वो खट से जवाब होने चाहिए उनके। सेक्शन सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 to 26 आर अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। सोर्स, एक आपको सोर्स दिया जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट दिया जाएगा, सोर्स रहेगा। उस सोर्स में क्या होगा, उस सोर्स में आपको चीजें दी रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसी सोर्स के अंदर सारे आंसर छुपे हैं ना, बिल्कुल नहीं, वो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ोगे, माइंड में स्टक कराओगे, या कोई बातें होंगी, कोई सोर्स होगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसको दिमाग में भर लो। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चंस को देखो, समझो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस में तो इतना दिक्कत मुझे लगता है होता नहीं है। एमसीक्यू जहां पे होता है वहां पे इतना दिक्कत नहीं होती, अनटिल अनलेस यू हैव स्टडीड टू लेस और टू मच। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है तब वहां पे दिक्कत होती है एमसीक्यू में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर मिडिल में है तो इट्स ऑल राइट। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट थिंग। ऑल राइट, सो सेक्शन डी इज अ क्वेश्चन 27 to 31, बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हर क्वेश्चन है, 120 वर्ड इसमें लिखने हैं, मतलब एक ऐसे के बराबर वर्ड्स लिखने हैं इसमें। और ऐसे जैसा आंसर नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाइज होगा, बेस्ट आंसर होगा। जैसे मान लो 5 है तो 5 पॉइंट लिख दो। 5, अगर तुम 5 पॉइंट लिखते हो 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो 3 लाइन्स की तो एटलीस्ट होने चाहिए एक पॉइंट। अगर नहीं है तो अगर छोटे, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन में अगर आपको छोटे पॉइंट लिखने, जैसे ग्लोबलाइजेशन में काफी सारे फैक्टर्स आते हैं, तो आप 10 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो वो छोटे पॉइंट हो तभी 10 पॉइंट लिखना, बड़े पॉइंट है तो 10 पॉइंट मत लिखना। वर्ड लिमिट पे स्टक रहो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, बेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर ट्राई करो। बहुत लोग कहते हैं कि बुकिश लैंग्वेज पे नहीं करने लायक है, लेकिन देखो ये बोर्ड है, मार्क्स सबको चाहिए, सबको 90, सबका अल्टीमेट गोल यही है कि 90% आना चाहिए। तो 90% लाना तो आप बुक की लैंग्वेज पे स्टक रह सकते हैं। फिर सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। आइए, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ये है बेसिक यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन। जैसे क्या हुआ था ना, बेसिकली सारी सब अलग अलग थे, तुम्हें पता है ये कौन थे, अलग अलग कौन थे। वेल्स अलग था, इंग्लैंड अलग था, और ये ब्रिटेन का आयरलैंड अलग था। तो सब क्या हुआ, सब लोगों को यूनिफाई किया। ये वाला जो काम था, ये सबको ये एक साथ यूनियन बनाना, सबको एक साथ जोड़ के रखने वाला, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम था। ठीक है, तो इन बात को दिमाग में स्टक करा के रखो। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट। नो, नॉट एट ऑल।
द ब्रिटिश मोनार्की कैसे ब्रिटिश नहीं तो सब किया एक तरीके से हम देखे तो। फिर अगर हम बात करें द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ आयरलैंड, नो सी देखो इसमें आयरलैंड का ही बात नहीं हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट एक्ट ऑफ यूनियन तो एक्ट ऑफ यूनियन में और भी है, ठीक आंसर है द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन रहता है, उसको सबको मिला दिया जाता है, आयरलैंड भी साथ में आ जाता है, सब चीजों को जब मिला दिया गया तो एक चीज बनी, वो बना आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियरली रखो, पहले ग्रेट ब्रिटेन अलग चीज है, आयरलैंड अलग है, जब साथ है तब मिलके बना ये यूनाइटेड किंगडम। मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर देता हूँ, जस्ट डाउन यू कैन चेक इट आउट। वो पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से बनाया गया। पता है उन्होंने जब जिस तरीके से लोगों को जिस तरीके से उन्होंने कंट्री के कई सारे लोकेशंस को जोड़ते गए, वो उसी तरीके अपने अपने फ्लैग्स में चेंजेस भी करते गए। ठीक है, फ्लैग पहले आप देखोगे केवल क्रॉस है, फिर उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, मैं नीचे पूरी पिक्चर अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो आराम से। मतलब उन्होंने अपने फ्लैग में भी चेंजेस किए और अपनी मतलब कई सारे कल्चर एक साथ आ गए ना, कई सारे रीजन्स को, जैसे मान लो आप अपने कंट्री में देखो तो गुजरात है, राजस्थान है, तो कई सारे कल्चर है, डिफरेंट कल्चर। अगर उन डिफरेंट कल्चर्स को हम एक साथ ले आए, एक साथ कर देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, एक मिक्स ऑफ कल्चर देखने को मिलेगा, एक मिक्स ऑफ कल्चर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके यहाँ भी था, यहाँ पे बेसिकली क्या है, कई लोगों को एक साथ लाया गया। ये वाला काम बहुत लोगों के साथ हार्श भी हुआ है, मतलब कि बहुत लोगों की सीज भी की गई है पार, बहुत लोगों की पार को सीज किया गया और बहुत लोग अपनी स्वेच्छा से अपने मन से ही आ गए साथ में ब्रिटेन के साथ। तो क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में बदल गया और लास्ट वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये मैं ऐसे डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल रीजंस है, इसके पीछे आपको पता, आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली पता होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ इसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तो इस चैप्टर के लिए एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। ठीक है, आई एम रियली सॉरी मैं बना नहीं पाया इसके आगे। वो उसमें मैंने बताया है पहली इमेज जो फ्रेडरिक सॉलियर की थी, उसमें क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या एक्सप्लेन किया है, वो वाला पार्ट आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक है एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। बट रिमेंबर, इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देखिए, नेक्स्ट ईयर से मैं आपको पूरा अवेल कराऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, which of the following treaty is recognized by the Greece? It's very easy, the Treaty of Constantinople, you all might have studied Treaty of Constantinople, Treaty of Sèvres, ये इसमें दोनों ही चैप्टर्स में, अगर क्लास 9 के पहले चैप्टर की बात करोगे, क्लास 10 के पहले चैप्टर की बात करोगे, इस ट्रिटी के बारे में कहीं नहीं बात की गई। फिर ट्रिटी ऑफ वर्सलिस के बारे में बात की गई, ट्रिटी ऑफ वर्सलिस दूसरी चीजें हैं, उसमें क्या हुआ था उसमें आपको पता होगा, वो पहले वहां पे है, क्लास 9 में है। क्या हुआ था याद है, ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो क्या हुआ था, बेसिकली बहुत सारी करेंसी गिर गई थी, कई सारे रीजन्स ले लिए गए थे और बहुत मतलब बहुत ब्रूटल ट्रिटी थी एक तरीके से, बहुत सारी चीजें भी ली गई थी, ये सब आपको पढ़ाया गया है उसमें। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट, क्योंकि ग्रीस का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये किसके बीच में हुआ है, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, मुस्लिम एम्पायर था एक ऑटोमन एम्पायर, वो बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर था वो, उसी एम्पायर का पार्ट था अपना ग्रीस। तो ग्रीस के जो कल्चर थे, ग्रीस में जो रोमांटिज्म था, उसने सब चीजों को चेंज करके रख दिया। वहां की जो ग्रीक कल्चर है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यूरोपियंस, उस रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए कई सारे लोग ग्रीस के साथ में आ गए और ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस को छुड़ा लिया और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन करा लिया और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। अच्छा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन तो क्या डेमोक्रेटिक नेशन, नो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशंस जो बनाए गए उसमें ये नहीं बोला गया कि वो एक डेमोक्रेटिक नेशंस हो गए ना, लिबरलाइजेशन का थॉट था यहाँ पर बस। ठीक है, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट मत घुसाओ, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको क्लियर होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटी ऑफ, नहीं इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल दैट इज ओनली द आंसर, ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टॉक द थर्ड क्वेश्चन, इट स्टैंड्स विद which of the following was the reason of calling of non corporation movement by महात्मा गांधी? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पहले हाफ का पार्ट है। जैसे मैंने क्या किया था, मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मतलब जब गांधी जी इंडिया में आए 1915 जनवरी में, उससे लेकर चौरा चौरी मूवमेंट को मैंने एक पार्ट बना दिया। मतलब 1922 वाले सेशन को, चौरा चौरी जो हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, गोरखपुर के बगल में एक विलेज है वहां पर, उसको मैंने एक सेक्शन बना दिया। और चौरा चौरी मूवमेंट के बाद से जो भी पार्ट आया उसको लेकर जो अपना ये थॉट्स हैं, जो अपना फ्रीडम के थॉट्स थे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट, वहां तक मैंने इसको एक अलग सेक्शन बना दिया। तो पहले हाफ में आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और ये हुआ था चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण। ठीक है, ये क्यों हुआ था 1922 में, बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने, पहले बात तो पुलिस वालों को ऑफकोर्स जला दिया, कुछ मतलब पुलिस स्टेशन को जला दिया, कुछ लोग मारे गए उसमें और काफी सारा वायलेंस फैल गया था। तो गांधी जी का ये मोटिव था कि हमें नॉन वायलेंस चीजें करनी, हमें वायलेंट नहीं होना है, लेकिन ये वायलेंट हो गए तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ गया, क्योंकि एक तरीके से जो महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही उस पर उन्हें
होना पड़ा, क्योंकि वो बातें अब सच नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने तो लॉ रूल्स ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई प्रेशर नहीं। सेकंड राउंड ट्रेवल कॉन्फ्रेंस या उनके साथ हुआ था इरविन के साथ, वो बात की बातें हैं। गांधी जी का अरेस्ट, ये नहीं रीजन था। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, मुझे देखने की बुक की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, मैं इसी को देख के बता दे रहा हूँ। सो ये सारी रीजन है, मैं आपको एक जेन्युइन रीजन दे रहा हूँ, ताकि जेन्युइन रीजन पे ही आप क्वेश्चन को मार्क करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन बताए, ये लो मार्क कर दिया, जब पढ़ लिया तुमने, तो ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द वे हाउ इट वर्क्स। आपको बताना पड़ेगा कि क्यों है ये रीजन, क्यों आपने ये मार्क किया। ठीक है, बिकॉज यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको बता रहा हूँ चीजें, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप मुझे चुन के मुझे देखने आए, इसका मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है दैट आई शुड गिव यू द बेस्ट आउट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बीपीओ क्या है? एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है। जो है बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। एज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फिर बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प द डैश इंडस्ट्रीज टू एक्सपैंड। देखो, या से एक चीज हम जोड़ सकते हैं, क्या चीजें हैं वो। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे, जो ट्रेडिशनल चीजें इस्तेमाल होती थी, उनको थोड़ा साइड करके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने लगे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करने लगे। क्लास 9 में पहले चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, क्लियर? तो वहां से क्या चीजें आई? हाँ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करने लगे। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री को एक्सपैंड किसने किया है? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किया है। क्यों? क्योंकि उसने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को एक्सपैंड किया है। तो ये इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया। ओके, सो मैंने आपको और वाला भी आंसर बता दिया है, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ प्रिमिटिव कल्टिवेशंस इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। दहिया इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, बेसिकली इट्स द करेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस ए इसका करेक्ट आंसर है। तो पहला चैप्टर अगर आप देखोगे, इफ यू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, इफ यू स्टार्ट द एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4, you will go and on the first page it has been written, there is a big paragraph in which अगर आप उसमें मैच करोगे तो दहिया इसका आंसर होगा। If you talk about the fill in the blanks, now barley is a rabi crop, cotton is a kharif crop, and then what is a zaid crop? zaid crop में कौन आएगा? क्यूकम्बर आएगा। आप लोगों को बहुत क्लियरली पता है, क्यूकम्बर, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन, ये सब जितनी चीजें हैं, ये सब कौन सी होती है? zaid crop होती है। एंड क्यूकम्बर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यूकम्बर, मस्क मेलन, वाटरमेलन, अगर ऐसी कोई चीजें आपको मिले तो zaid crops होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सॉइल द हेल्प इन द फॉलोइंग फीचर्स। रेड टू ब्राउन इन द कलर, रेड टू ब्राउन इन द कलर कौन सी होती हैं? कोई आइडिया आपको? कोई भी आइडिया प्लीज। अगर देखो, मेरे बताते रहने से कोई प्रॉफिट नहीं है आपको बस सुनते रहोगे ऐसे बैठ के सोते हुए, नहीं। यू हैव टू ऑल्सो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये वीडियो प्रीमियर भी होगी, तो प्रीमियर होते वक्त भी आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट। ओके, सो रेड टू ब्राउन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं? ठीक है, रेड टू ब्राउन कलर है, ठीक है, सैंडी इन टेक्सचर है, सलाइन इन नेचर है, लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर है। कौन सी सॉइल है ये? ऐसी तो केवल एक सॉइल है जो डेजर्ट में पाई जाए, जो डेजर्ट में पाई जाए। क्यों? कोई डिफरेंस है इसमें? नहीं। देखो, वो रेड टू ब्राउन कलर में होती है अगर आप एरिड सॉइल की बात करो, वो एक्चुअली वही डेजर्ट सॉइल्स है। वो सैंडी टेक्सचर में होती है और सलाइन नेचर की होती है। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको आंसर कहीं पता है तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, बट इसका आंसर जहां तक मेरे अकॉर्डिंग नन अदर देन आपका होगा एरिड सॉइल्स। इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, सैंडी इन टेक्सचर होता है, सलाइन इन नेचर होता है, लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर होता है। इसीलिए वहां पे कोई क्रॉप जल्दी ग्रो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस की उसमें कमी है। ह्यूमस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है, सॉइल का। सो दैट इज इन द लैक। लेट्स टॉक अबाउट द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ a type of millet rich in iron, calcium and micronutrients in roughage is none other than your ragi. Ragi is the correct answer. इतना अगर आप इसको बुक को खोलोगे, बुक में जब आप मिलेट क्रॉप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो केवल रागी ऐसी क्रॉप है। बाकी रागी के अंदर ज्वार भी आता है और बाजरा भी आता है, ये भी एक रागी क्रॉप्स है, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयरन, कैल्शियम ये सब मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें ज्वार की तो इसमें आई थिंक सो काफी, इसमें भी काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट एज कम्पेयर टू रागी, रागी में एक आयरन भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं। इसमें ये एक लाइन है पूरी। जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे, मिलेट क्रॉप में जाओगे, वहां पे 3 सेक्शंस जो बने हैं, ज्वार सेक्शंस नहीं बने, एक ही में पूरा मर्ज करके लिखा है, ज्वार, बाजरा, रागी। तो वहां पे रागी में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। ठीक है, वो लाइन टू लाइन मैंने पूरी पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो रागी को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि रागी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो रागी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन डैश रीजन्स ऑफ श्रीलंका।
किन रीजन्स में श्रीलंका के कॉन्सेंट्रेटेड है ये रीजन्स? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ एंड ईस्ट में, शायद नॉर्थ एंड ईस्ट में ये आपके श्रीलंकन तमिल्स की है पॉपुलेशन। बाकी मोस्ट ऑफ द, अगर आप श्रीलंका का मैप देखोगे तो वहां पे कौन कौन है, वहां पे सिन्हाल्स की पॉपुलेशन है 74%। किसकी पॉपुलेशन है? सिन्हाल्स की, ठीक है, सिन्हाल्स की पॉपुलेशन 74% है। अगर हम बात करें इनकी तो इनकी ऑलमोस्ट 18 या 17% है, ठीक है, ये भी आप जानते हो। तो ये सारी चीजें भी याद रखो कि अच्छा, एक और चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व हुआ था ये सारा मैटर, फेडरलिज्म जो पावर शेयरिंग का मामला था सिविल वॉर के थ्रू, वहां पे एकोमोडेशन किया गया बेल्जियम का। तो ये सारी चीजें भी हैं। आपसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे दोनों का कॉन्ट्रास्ट पूछ लिया जाएगा आपसे श्रीलंका का, कि श्रीलंका ने किस तरीके चीजों को सेटल किया और बेल्जियम ने किस तरीके चीजों को सेटल किया। उन्होंने 3 तरीके की गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसे करके चेंजेस किए। इन्होंने कुछ नहीं किया तो झगड़ा बवाल होने लगा। तो ये सब चीजें भी हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रीफली चीजों को सोचोगे तो ये चीजें बहुत ही आसान है। पता है, मुझसे बहुत लोग कमेंट करते हैं, मुझसे बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारा, और मेरे खुद के फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, कहते हैं कि तुम्हारा एसएसटी तैयार होगा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा क्या टेंशन है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो एक सब्जेक्ट पहले से ही तैयार है। देखो, नोबडी हैज गॉट इनबॉर्न टैलेंट इस वर्ल्ड में, नोबडी हैज गॉट इनबॉर्न टैलेंट, मतलब कि कोई पैदा होते ही नहीं है इंटेलिजेंट, ठीक है। एवरीवन हैज दैट पोटेंशियल। वो जब काम करेगा किसी चीज के ऊपर, प्रेशर डालेगा, तो ऑफकोर्स इट हैज अ पोटेंशियल, ही हैज अ पोटेंशियल, ही एंड शी हैज द पोटेंशियल टू कंप्लीट ऑल ओवर द थिंग्स, राइट। पूरी चीजों को कवर कर सकता है वो। सो मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन ये है कि आप चीजों को अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर, मतलब एक तरीका का थॉट होता है, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद ही चीजें बैठने लगेंगी, ठीक है। अब मैंने नॉर्थ एंड ईस्ट क्या बोला, क्या मैंने इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा, क्या मैंने इतना खोद खोद के लाइन को पढ़ा होगा? नहीं, इतना खोद के नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैंने चीजों को पढ़ा तो मैंने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, तो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मेजोरिटेरिज्म, टू टॉक अबाउट दिस, ये क्या है? ये बेसिकली जब मेजोरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, ये मेजोरिटी की जब पावर चलने लगे, मेजोरिटी जब रूल करने लगे, क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या चीजें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेजोरिटी जो होती है वो अपने हिसाब से काम करती है, वो बिल्कुल सोचती ही नहीं है माइनॉरिटी के बारे में। मतलब मेजोरिटी का रूल होता है, मेजोरिटी जो चाहेगी वही होगा, मेजोरिटी जो नहीं चाहेगी वो नहीं होगा, ठीक है। और जो माइनॉरिटी है उनको कम, एक तरीके से कम कंसर्न दिया जाता है, ठीक है, उन पे कंसर्न नहीं होता लोगों का। सो मेजोरिटी जब रूल करे, मेजोरिटी जब पावर हाथ में ले ले, तो हम बात करते हैं एथनिसिटी के बारे में। एथनिसिटी मतलब बेसिकली कल्चर, ठीक है, कल्चर के बारे में बात हो रही है। डिफाइन एथनिसिटी मतलब कि कल्चर। एथनिसिटी क्या होता है बेसिकली? एथनिसिटी मींस कल्चर। कल्चर मतलब कि क्या, जैसे कि लोग अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो उनका जो कल्चर, अगर सेम कल्चर है, सेम कल्चर के लोग हैं अगर उस ग्रुप में, तो उनकी जो बिलीव होगा, जो थॉट होगा, वो सेम होगा। आप मोस्ट ऑफ द चीजें देख सकते हो, जैसे आपका जो भी कल्चर है, उस कल्चर में अगर आप अपने ग्रुप में बैठोगे, उन सब का भी सेम कल्चर होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इनमें हमारी कुछ, एक तरीके से हम इनसे फेमिलियर हैं या हमारे थॉट्स इनसे मैच करते हैं, ठीक है। तो वही एथनिसिटी है। एथनिसिटी बेसिकली कुछ और नहीं है, बस यही है। तो इसलिए इसको याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट पे कौन ध्यान देता है? बहुत ही आसान है, यूनियन, ठीक है। जो यूनियन होता है, पहले मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस पे मेरी एक वीडियो भी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, द आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बात करें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट पे, तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में केवल एक ही है, वो है यूनियन। सेंटर ही यहाँ पे फैसले लेता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त नहीं डाली गई, जो अभी मतलब वो रिसेंटली आई हैं, और वो उनको तीनों ही लिस्ट में नहीं डाला गया, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, और ना ही अपने यूनियन लिस्ट में। तो उन्हें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में डाल दिया गया, वो सारे सब्जेक्ट्स जो उस वक्त में नहीं प्रेफरेंस दिए गए। आप पूरी वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है सारी चीजें, एंड द वीडियो इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक इट आउट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। या कोई भी नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए होती है तो कुछ भी ना करो, बहुत ही आराम से मिल जाएगी। गूगल पे जाओ, बोलो, पूरा टॉपिक बोलो, साथ में बोल दो अंशुमान मिश्रा, खट से वीडियो आपको मिल जाएगी गूगल पे, ठीक है। तो गूगल पे इतना चलता है इतना गूगल पे हम काफी सालों से हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में देख सकते हो। क्या करोगे आप, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो आपको जानना है इन सब के बारे में, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बाय अंशुमान मिश्रा डालोगे तो फट से पहले वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो उसी को देख लेना। फिर विच एडमिनिस्ट्रेटिव, गूगल पे, यूट्यूब पे भी नहीं, विच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल दीस थिंग्स, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट पे कौन लेजिस्लेट करता है? इतना आसान क्वेश्चन, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही तो यूनियन लिस्ट पे अभी मैंने बताया, इसलिए उस वीडियो को देख लो, आपके काम आएगा। 1 मार्क्स आपको खट से मिल जाएंगे उस वीडियो को देखने से। एक मार्क्स की बहुत कीमत है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे 79 मिला इसलिए अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। रीड द गिवन डाटा, फाइंड आउट द कंट्री विच इज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इनकम। बेसिकली एवरेज निकालना है, और एवरेज में ये बताना है कि सबसे इक्विटेबल। कुछ चीजें इतनी ज्यादा इजी होती हैं एसएसटी में कि वो आप केवल अपनी आंखों से देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो सीधा है।
ये तो मतलब क्लियरली आप बता दोगे कि इसमें कौन सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है किस किस कंट्री की। तो अगर बात करें कंट्री है तो कंट्री ए की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसकी 10,500, 11,200, 10,800, मतलब सबके बीच में इतना कुछ ज्यादा हाई डिफरेंस नहीं है, किसी का बहुत लो डिफरेंस नहीं है, जैसे किसी का 500 नहीं है और किसी का 40,000 नहीं है, ऐसा नहीं है, सबका ऑलमोस्ट बराबर है, किसी का 11 है, 10 है, 8 है, 11 है, 10 10 10, ऐसे तो मतलब एक एवरेज जो आएगा वो भी 10 के अप्रॉक्स होगा। तो इसका मतलब ये कंट्री जो है, इस कंट्री में एवरेज से यहाँ पे खैर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सारी कंट्रीज को देखो, उनका ऐड करो और जिसका डिसेंट आए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसकी तो इसमें 600 है, किसी का 5,000 है, किसी का 600, मतलब यहाँ पे रिच पुअर दोनों है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सब एवरेज इनकम है सबकी, ठीक है। तो कंट्री ए इसका आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। और बी, सी और डी क्यों नहीं है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये एवरेज का गेम है, ये सब एवरेज का गेम है, ये चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ोगे, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लो। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। मोहन इज एन एग्रीकल्चरल लेबर, एक लेबर है मोहन, जिसका नाम है मोहन। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो चिंता ना करो, आई विल हेल्प यू आउट। मोहन एग्रीकल्चरल लेबर है एक, ठीक है, मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड्स पे, मतलब कि वो जो खेती बाड़ी होती है उस पर काम कर रहा है, एक लेबर है, ठीक है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन एन ईयर व्हेन ही हैज नो वर्क। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, आपने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो भी पढ़ा होगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि एक तरीके से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि वहां पे सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन सबका पूरा पोटेंशियल नहीं लग रहा है और ना ही प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं हाई होगी। जैसे मान लो कोई लैंड है, उस पर 10 लेबर का काम है, 20 लेबर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी हाई होगी नहीं, बस सबका जो वेजेस है ना किसी को पूरी अच्छे तरीके से मिलेगा और ना ही सब अपना पोटेंशियल का काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ये पता है, कोई लाइन बोले खट से कॉन्सेप्ट लगाओ। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब कि महीने के कुछ, साल के कुछ महीनों में काम करना और कुछ महीनों में एकदम ही लेट जाना, एकदम ही बिल्कुल ना काम कर पाना, क्योंकि मतलब उस वक्त शायद आपका काम ना हो, उस वक्त आपका अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, आप उस वक्त एम्प्लॉयड ना रहो, ठीक है। ऐसा एग्रीकल्चर में बहुत होता है, क्योंकि वहां पे जैसे मान लो हार्वेस्टिंग करनी है, इरिगेशन करना है, तभी तो लेबर का काम है। बाकी कई सारे महीने ऐसे होते हैं जिसमें लेबर का कोई काम नहीं है, क्योंकि क्रॉप को क्या करना है, बस पानी तो डालते रहना है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। एंड हिज डेप्थ विल इंक्रीज बिकॉज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इज नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज ही, अभी वही देखो वही सारे क्वेश्चन हैं, रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज ही इज वर्किंग ऑन एम्प्लॉयर्स बट repaying less, reduces as amount the equivalent to his salary and being counted in monthly repayment। और अगर बात करें D, be totally repaid as repayment of his debt in the physical labor। बताया, अभी मैंने बताया इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महीने होंगे जब खाली भी रहेगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपको पता है, क्योंकि इंटरेस्ट हाई है तो पैसा तो बराबर ही रहेगा, इंटरेस्ट ही देते देते वो मर जाएगा बेचारा, इसलिए तो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर लाइक मोहन डिपेंड्स अपॉन द लोन्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, वही अभी मैंने बात की इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट, ठीक है, इनमें से क्या करेक्ट है। अच्छा मैं एक बात बोलूंगा इसको पढ़ने से पहले, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन गो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आंसर यू, ओके। और अगर तब भी नहीं आपसे हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे हम नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, ठीक है, हमारे पास नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स। और अगर आपको मुझे पर्सनली मुझसे बात करना है तो यू कैन गो एंड जॉइन ऑन माय इंस्टाग्राम, ओके। एंड मैं उसके अलावा कहीं नहीं हूँ इस वक्त करेंटली, तो मैं बात करता हूँ इसी सब चीज़ों के बारे में। तो इंक्रीज होगा ऑफकोर्स डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि उसको एक तो इंटरेस्ट ही भरते भरते उसका सारा पैसा चला जा रहा है, ऊपर से उसको कई महीने ऐसे जब वो काम भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसका जो डेप्थ है वो ओवरऑल इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में, जो और वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब इसकी बात करते हैं। देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज द इनफॉर्मल सेक्टर, नॉट एट ऑल, यही बात बहुत क्लियरली जान लो, इनफॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। इनफॉर्मल लोन्स इज क्वाइट हाई, यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट जो होती है इनफॉर्मल लोन्स की बोरोवर क्वाइट हाई होती है, मतलब ज्यादा होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप बात करें डी के बारे में तो डी, मनी लेंडर यूजेस अनफेयर मीन टू गेट देयर मनी बैक, यस, बट नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर आप रीपे कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, कॉस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई, जो कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अपने मन से लगा देते हैं। फिर बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स कोलेटरल। कोलेटरल बताया क्या होता है, कोलेटरल होती है वो संपत्ति, वो चीजें, वो एसेट्स होते हैं जिन एसेट्स को आप एक तरीके से गारंटी की तरह देते हो लोन लेते वक्त, कि हम ये अपनी संपत्ति दे देंगे, अगर आप वो नहीं पे करते हो तो वो जब्त हो जाती है, वो संपत्ति ले ली जाती है, ठीक है, अगर आप नहीं रीपे कर पाते हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ये दूसरी चीज है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया वो संपत्ति, वो एसेट्स, जिन एसेट्स को हम दाव, मतलब एक तरीके से दाव पे ही कह दो, गारंटी लगाते हैं, गारंटी की तरह रखते हैं
कि हमको लोन दे दीजिए आप इसके बदले, अगर हम नहीं रीपे करते हैं तो ऑफकोर्स वो जब्त हो जाती है, लेकिन वो बात की बातें हैं, रीपे कर दोगे तो वापस मिल जाएगी। बी, सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ बार्ट नो फॉर बार्टर, वो दूसरी चीजें हैं। यार मुझे टिक मारने की हैबिट हो गई। ट्रेड ऑन इन बार्टर नो, ये भी उसी के साथ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट के साथ ये भी बार्टर वाला भी है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एसेट्स गारंटी ऑन लोन, ये डी इसका करेक्ट आंसर है, जो मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट इस पे लगता है। अब हम बात करें 15th क्वेश्चन की। रीड द गिवन स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरेक्शन और इंटरेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं, और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज फॉर ट्रेड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीजें हमें बहुत क्लियर है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या चीजें बात इसके लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट? इट इज ओनली वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री, नॉट एट ऑल, नहीं यही नहीं है। Interlinks only production based activities and dispersed locations in the world. It has always given only positive results to all countries, not at all, negative results भी दिए हैं। Leads to spread of technology, culture, disease and regions to other. डी इसका करेक्ट आंसर है, बी भी नहीं करेक्ट है। डी इसलिए क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये किसी कंट्री में जाएगा, वहां पे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी, कल्चर, डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट चीजें होंगी, डिफरेंट, आपको ये पता है, तो कल्चर और चीजें ये सब एक रीजन से अदर रीजन तक पहुंच ही जाएगी। इन द गिवन बिलो, ये एजर्शन रीजन आ गया हमारा, ठीक है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एजर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चूज की स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज लीव इट, मैंने नहीं बनाया पेपर, ऑफ कोर्स सीबीएसई ने बनाया। एजर्शन की बात करें, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं, अनडाउटेडली आपने पढ़ी है लाइन बुक में। रीजन की बात करें तो पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, डेफिनेटली ये एक तरीके से सटीक बैठ रहा है बात, क्योंकि हमारे लिए केवल पैसे, केवल इनकम ही बेसिस पे डेवलपमेंट नहीं होती है, हमारी डेवलपमेंट फ्रीडम पे भी है, इक्वालिटी पे भी है, सिक्योरिटी पे भी है, रिस्पेक्ट भी है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन आपको फ्रीडम ही नहीं है उनको इस्तेमाल करने की, उनको यूज करने की, कोई और आपके सारे पैसे लेकिन कोई और यूज कर रहा है, किसी और तरीके से, किसी और मीन से यूज कर रहा है। इक्वालिटी नहीं है आपकी कंट्री में। आप अगर ब्लैक कलर के हो और हम व्हाइट कलर के, हमारे पास कम भी पैसे हो तो हम आराम से इस्तेमाल करें, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो भी आप गरीब हो, खराब हो, ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती हैं, तो ये सब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है किसी भी लाइफ, मतलब डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री के, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो एजर्शन रीजन मुझे दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा आपको, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मुझे दोनों ही सही लगे, तो मैंने यही इसका आंसर है, आप इसको देख सकते हैं, एंड यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑफ कोर्स आपको ये पता है, क्योंकि यही कई लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है तो उसे फ्रीडम भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, सब चीजें चाहिए ना, सिक्योरिटी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। बहुत लोगों के पास है बहुत सारे पैसे, रिस्पेक्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट मतलब इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल राउंडर होना चाहिए डायरेक्शन। अब हम बात करें सेक्शन बी की, ठीक है। तो ये चीजें, ये सेक्शन भले ही मैंने वीडियो में चाहे जितना ले लिया हो, ये आपको 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट से 45 मिनट, चलो 45 मिनट ले लो तुम, तो भी इसको खत्म करो। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, होप यू आर अनलकी, कोई बात नहीं, तो आप ये 45 मिनट्स, इससे ज्यादा एक्सीड मत करो, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में बहुत बड़े लंबे आंसर, जैसे 10-10 मिनट लगते हैं आंसर लिखने में, तो 5 क्वेश्चन अगर ऐसे हुए तो 50 मिनट्स लग गए, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे बहुत धीमे लिखते हैं, एंड पैराग्राफ, इसीलिए मैंने बताया आपको पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं, आइए 17 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन। ये मैंने जो बताया आपको, मैंने 2 पार्ट में जो डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट हाफ वाले की बात हो रही है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात है। समझना है अगर क्लियरली कि किस तरीके से मैं चीजों को डिवाइड कर रहा हूं। तो जो मैंने बताया आपको ये चीजें कि चौरा चौरी, वो मतलब स्टार्टिंग से चैप्टर के चौरा चौरी तक, ये जो वाला सेक्शन है, मैंने इसी तरीके से वीडियो भी बनाई हुई है इनके ऊपर, आपको ये नहीं बताना भूल गया मैं, लेकिन वो बहुत क्वालिटी नहीं अच्छी है, इसलिए मैं लोगों को प्रमोट नहीं करता उस वीडियो के लिए, लेकिन आप उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो क्या होता है ना बेसिकली, तो जो मैंने सेक्शन को बांट के रखा है, उस सेक्शन में अगर आप बात करो तो यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, स्टार्टिंग से चौरा चौरी के बीच में, और चौरा चौरी के बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट तक के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या होता है? ये एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ट्रायल भी आपका नहीं होगा, और आप चाहे जो होगा आपको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, ओके, रॉलेट एक्ट के कारण। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, तो दूसरी चीज इसमें ये थी जलियांवाला बाग मैसकर। आपको ये पता है कि 13 अप्रैल 1919 को एक मैसकर हुआ, डेट को दिमाग में भर लो, और इसमें मोस्ट ऑफ द डेट्स हैं 19 एक तरीके से 1915 जब गांधी जी आए उसके बाद से ये स्ट्रगल मूवमेंट चलने लगा। 1915 से लेके 1947 के बीच में बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं, उनको याद रखिए, ठीक है। 1927 में कहाँ पे कांग्रेस सेशन याद रखो, मैप में उन्हीं मार्क करने को मिलेगा। 1927 में ड्रास में, यहाँ वहाँ 1919 का लखनऊ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है हमें।
एनी बेसेंट ने करवाया था 1919 में शायद, आई थिंक सो। अगर मैं करेक्ट हूँ तो आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। लेकिन 1919 में लखनऊ में एक कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें एनी बेसेंट का कुछ रोल था, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, मैंने इसको 8th में पढ़ा था, शायद मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो जाने दो, मैं बस आपको बता रहा था ये जनरल डायर ने फायरिंग करा दी थी, ये हो गया। और तीसरी चीज है, बात करें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, बेसिकली मुस्लिम एम्पायर को वहां पे क्रश कर दिया गया था। कहाँ पे, ब्रिटेन के बीच में वॉर हो रही थी, ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर के बीच में, तो उन्होंने क्रश कर दिया, उनकी जो टेम्पोरल पावर दे दी। और बेसिकली क्या हुआ ना, इस के चक्कर में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन उस मूवमेंट में सोचा गांधी जी ने कि लाइए सबको यूनाइट कर दें और इनको बाहर भगा दें ब्रिटिश को। तो उन्होंने सबको यूनाइट करने की कोशिश की, तो खिलाफत आंदोलन भी एक तरीके का इसका रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। आप इसको बहुत अच्छे से सजा के लिखना, 3 पॉइंट लिखना, केवल 3 पॉइंट आराम से, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से आप लिख सकते हो। पहले रॉलेट लिखना, रॉलेट एक्ट, उसको एक्सप्लेन कर देना, फिर लिखना, फिर उसके बाद अपना जलियांवाला बाग मैसकर लिख देना, क्या क्या हुई थी चीजें, मतलब जनरल डायर ने फायरिंग ओपन की। 3 लाइन से एक्सीड मत करना ज्यादा। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख देना अपना। लास्ट पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा ये वाला जो भी बताया मैंने आपको, खिलाफत आंदोलन, तो उसको भी बता देना, जो भी बताया टेम्पोरल पावर वाला, ये सब लिख दोगे, आराम से नंबर मिल जाएगा 3 मार्क्स। फिर बात करते हैं 18th क्वेश्चन के बारे में। Explain the measures and practices introduced by French revolutionaries to create the sense of collective identity among the French people. पॉइंट ये लिख दो कि जो ला पाट्रिया और ला सिटियोन था, ठीक है, मतलब द फादरलैंड, ठीक है, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, उसको बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये जो है ये पॉइंट आप लिख देना, ये भी एक तरीके का कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस था फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरी चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये थी कि जो फ्रेंच का फ्लैग था वो रॉयल स्टैंडर्ड, जो रॉयल का फ्लैग था उसको चेंज करके ट्राई कलर फ्लैग बना दिया गया फ्रांस के लिए। तो वो भी एक तरीके का सेंस ऑफ कलेक्टिव, जैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्या है, एक गैदरिंग, एक लोगों का साथ होना, लोगों के साथ, मतलब जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की कोशिश की गांधी जी ने, तो ये क्या है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, सब लोग एक साथ है, भाईचारा है और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। उसी तरीके से वहां रिवॉल्यूशन में भी ऐसा ही हुआ, वहां पे फ्लैग बना दिया गया, हाइम कंपोज की गई। हाइम्स क्या होती है, बेसिकली म्यूजिकल राइम्स होती हैं, एक तरीके से एंथम ही समझ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा जैसे हमारे यहाँ वंदे मातरम है, ठीक है, जैसे नेशनल एंथम क्या है अपना अपना ये ऑफकोर्स जन मन गण, यहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए उस पर, तो इसलिए मैं उसको पूरा वो नहीं करूंगा, एंड ऑफकोर्स कोई सिंग नहीं करने जा रहा उसको। एंड दूसरी चीज, कंट्री को प्यार करना चाहिए सबको खैर मैं ऐसे ही बता दिया। दूसरी चीज ये है कि वंदे मातरम, तो ये क्या एक तरीके का हाइम है, इससे जोश आ जाता है लोगों के बीच में, इससे लोगों के बीच में एक तरीके का भाईचारा हो जाता है, इससे लोगों की एक तरीके से कंट्री के लिए वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसे हाइम्स होती हैं। तो हाइम कंपोजिशन, फ्रेंच फ्लैग के चेंज होना, और ला पैट्रिया ला सिटियोन लिख दोगे, 3 मार्क्स खट से आपकी जेब में। ऐसे पॉइंट्स लिखो यार, खट से आंसर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन व्हाई। देखो लाइक जर्मनी इटली, देखो इटली में क्या था, बेसिकली ये सात इसमें डिवाइडेड था, 7 पार्ट में डिवाइड था। एक था सार्डेनिया, पिडमोंट, और एक ऑस्ट्रिया के भी हाथ में था, एक फ्रेंच ने पूरा नाम नहीं याद रहा, बहुत सारे हैं ऐसे, 7 थे। तो उन 7 को जो फ्रेगमेंटेशंस थे, इन फ्रेगमेंटेशंस बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल थे और बहुत ज्यादा इस पर दिक्कत भी हुई थी। सब में अलग अलग तरीके के किंगडम थे, अलग अलग तरीके करेंसी, अलग अलग तरीके के लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसमें, तो ये चीजें आप लिख सकते हो, या अगर मैंने आपको पहले आंसर बता ही दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या मैंने आपको इस तरीके का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया इसके पीछे का, आप उसको बता सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में, या मैं और वाला पहले वाला तो करा ही दिया हूँ। फिर बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ways टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। डिग्रेडेशन के लिए 3 वे सजेस्ट करना है, कितना आसान है। लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए सबसे पहली बात तो हमें एक्सप्लेन करना है 3 ways टू प्रोटेक्ट करना है, ओके। सो पहला आप ये पॉइंट दे सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन को हम फॉरेस्टिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करोगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तो लैंड को, सॉइल को होल्ड कर लेगा पेड़। अगर कई सारी पेड़ होंगे, जैसे कि अभी ये उल्टा चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, लेकिन अगर आप एफॉरेस्टेशन करोगे तो ये डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, दूसरी चीजें कर सकते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, उससे भी काफी सॉइल डिग्रेड हो जाती है, तो वो उनको रोकना, ये हो सकता है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि थॉर्नी बुशेस लगाकर हम स्टेबलाइज कर सकते हैं सॉइल को, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये तीन पॉइंट आप बहुत ही, ये वाला जो पॉइंट बताया थॉर्नी बुशेस वाला लिख दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, कहेगा बच्चे ने बहुत दूर का दिमाग लगा लिया। थॉर्नी बुशेस से हम सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, सॉइल को रोक सकते हैं। एफॉरेस्टेशन हो गया, और साथ ही साथ मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट बता दिया, आप जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उनको रोक सकते हो। फिर बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। डिस्क्राइब एनी 3, किसी पेन की जो जरूरत ही नहीं है, बस बताया जा रहा हूँ खटाखट। तो आप इन सब बात को नोट करते रहो, लिखते रहो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो। प्रीमियर हो रहा है तो प्रीमियर में भी कमेंट सेक्शन में बताते रहो, प्लीज 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 डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। इससे आपको ये दिमाग में ये बातें स्ट्राइक हो जाएंगी, दिमाग में बातें बैठ जाएंगी अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है।
सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ways टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट। अभी वही तो बताया। 20 अब मैं 20 क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा। डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन ईयर 1992। इसमें ये जो 3 स्टेप आप गवर्नमेंट ने लिए हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ईयर 1992 के लिए, उसमें पहला स्टेप ये हो सकता है कि उन्होंने रेगुलर इलेक्शन के लिए कह दिया लोकल गवर्नमेंट को कि अब रेगुलर इलेक्शन आप करोगे। दूसरे पॉइंट आप ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, तो आप ये लिख दोगे कि इन आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992 it has been mandate that the government has to conduct the elections in the local government at least, ठीक है, आप 6 ईयर उसका प्रोसीजर है, 5 ईयर्स का उसका भी प्रोसीजर है। दूसरा पॉइंट ये है कि 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए 1/3 सीट अब रिजर्व हो गई। और थर्ड पॉइंट आप डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लिख सकते हो कि क्या गया कि एक इलेक्शन कमीशन ही फॉर्म कर दी गई, जैसे कि स्टेट कमीशन बोला जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, ईसी है, वो क्या करता है पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराता है आराम से, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो इन सबको कंडक्ट कराती है। तो ये सारी चीजें हैं। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन फेडरल फीचर्स में क्या क्या है? इंडियन फेडरल फीचर में आप ये लिख सकते हो, पहला तो ये लिख दोगे कि ऑफकोर्स आपको पता है कि सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट में सब में बांट दिया गया है, सेंटर स्टेट और फिर डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस, ये लिख सकते हो पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हो कि कंट्री और यूनियन स्टेट दोनों एक साथ हैं। आप ये यूनियन टेरिटरीज आप जानते हो, सब एक साथ हैं, ठीक है, ये सबको कंट्रोल किया जा रहा है। और तीसरी चीज आप ये लिख सकते हो कि रेजिडरी सब्जेक्ट्स के बारे में, ये स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी सब्जेक्ट्स, तीसरा ये भी फीचर एक है। तो 3 पॉइंट लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम बात करें, ये बहुत मैं धीमे धीमे बता रहा हूँ, बहुत आराम से। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडरी सब्जेक्ट, ये लिख दोगे एक तरफ ये लिख दोगे कि जो अपना डिवीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है। और थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो एक कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर जो है, कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इमेजिन योरसेल्फ टू बी XYZ अ मेंबर ऑफ ह्यूमन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है पता है आपको? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 महिलाएं होती हैं, महिलाएं कोई भी हो सकता है, 15-20 लोग होते हैं, 15-20 मेंबर होते हैं। इन 15-20 मेंबर में क्या होता है बेसिकली, ये सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, दिन भर का पैसा इकट्ठा करते हैं, दिन भर में, मतलब दिन भर में नहीं, एक बार पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर अगर किसी को अपने डेली बेसिस के लिए कोई पैसे या लोन की जरूरत होती है तो उस पर बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के उनको लोन दिया जाता है, फिर और उससे अपनी अपनी हेल्प हो जाती है। फिर 2-3 साल बाद, अगर ये 2-3 साल तक चलता है सही से, तो गवर्नमेंट इनको लोन देने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरीके काम करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इमेजिन योरसेल्फ टू बी XYZ अ मेंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वे थ्रू व्हिच योर ग्रुप विल प्रोवाइड अ लोन टू द मेंबर। कम से कम लो इंटरेस्ट रेट रखेंगे, लोन देंगे सबको जिनको डेली बेसिस के लिए जरूरत है, 2-3 साल तक कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमें गवर्नमेंट भी लोन दे सके। तो ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर सेकंड वाले की बात 22nd की बात करते हैं। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब इस तरीके की डेवलपमेंट ताकि हम तो डेवलप्ड रहे ही रहे, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी डेवलप्ड रहे, मतलब कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन में भी डेवलपमेंट की छींटे पड़े, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं ऑयल को इतना ज्यादा यूज ना कर लूं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑयल बचे ही ना, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पैराग्राफ के तरीके लिखोगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे, या आप चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो, उसमें अच्छे से एग्जामिन करो, पूरी बात को बताओ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। और नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको इसके बारे में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। मैंने बना के रखी है, आपको मैं दे दूंगा, ठीक। सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं वो बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ के छोटे छोटे आंसर देने वाला, ठीक है। तो उसमें 4x4 मतलब कि 4 ऐसे बड़े बड़े एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, मतलब कि सबसे इकोनॉमिक से एक, ज्योग्राफी से एक, डीपी से एक, और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, और एक हिस्ट्री से दे दिया गया है। आपको इन सब बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं। Read the sources given below and answer the questions as follows. Following the defeat of Napoleon in 1805, Battle of Waterloo वाला याद ही होगा आपको, यूरोपियन गवर्नमेंट were driven in the spirit of conservatism. Conservatism मतलब वो वाले थॉट जो बिल्कुल चेंज नहीं चाहते हैं, कोई चेंज हमको चाहिए ही नहीं, जैसा है चल रहा है वैसे ही चलो। लेकिन वो नहीं, चेंज चाहिए, लेकिन धीमे धीमे चाहिए, तुरंत नहीं चाहिए, सडन चेंज नहीं, वो सडन डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते, सडनली लिबरलाइजेशन का थॉट नहीं लाना चाहते, लेकिन धीमे धीमे चलेगा, ठीक है। Conservatives believed in establishing a traditional institutions of state and society like monarchy and the church. Social hierarchies, properties and families should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return
to society for pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon. The modernization could be in fact of strengthen the traditional institutions like monarchy. So let's मतलब कि इस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मैंने पूरा पढ़ा है. अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप भी इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीन आपके सामने है, ये इसको आप पढ़ लो. मैं आप पॉज करके अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, चाहे जितना बड़ा पैराग्राफ हो, क्वेश्चंस बहुत आसान है. ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी, प्लीज अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस. लेट्स बिगिन. सो अगर हम बात करें आंसर द एमसीक्यूज ऑफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक है, सो अगर हम बात करें 20 पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी. ठीक है, क्या कंजर्वेटिव क्या आइडियोलॉजी थी? कंजर्वेटिव की क्या आइडियोलॉजी हो सकती है? एक आइडियोलॉजी थी कि वो बिल्कुल चेंज ही नहीं चाहते, वो सडन चेंज नहीं चाहते, धीमे धीमे चेंज चाहते हैं. ठीक है, और वो लिबरलाइजेशन के थॉट्स को इतना मतलब लिबरलाइजेशन के क्या थॉट्स थे कि मतलब राजा ना रहे और ऐसी सारी चीजें ना हो जैसे मोनार्की में होता है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग भी चाहते थे चेंज, लेकिन बहुत धीमे धीमे. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ये आइडियोलॉजी क्या है. प्रिजर्वेशन ऑफ बिलीव्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन. नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, वो नेपोलियन से बहुत बुरा चिढ़ते थे. प्रिजर्वेशन ऑफ 2 सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. नो, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की बात हो रही है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे. फिर बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्पेस. ओके वेट, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड स्टेट्स एंड सोसाइटी. डी इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है, सी इसका नहीं करेक्ट आंसर है. ठीक है, वो क्या चाहते थे? ट्रेडिशनल बिलीव्स और सोसाइटी जो है जिस तरीके उसी तरीके तो रहे. आइडेंटिफाई द purpose of convent in the Vienna Congress of 1815 and the following options. To declare the competition of German unification. Not at all. किसकी बात हो रही है? वियना कांग्रेस. ठीक है, 1815. नेपोलियन किसके बीच में हुई थी? नेपोलियन और प्रप के बीच में हुई थी. प्रप कौन है यहाँ पे? प्रुशिया, रशिया, ब्रिटेन, बहुत सारे हैं, उससे मतलब नहीं है हमें. ठीक है, तो वो उनके बीच में हुई थी. तो यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन की बात ही नहीं होगी. टू रिस्टोर द कंजर्वेटिव रिग्मा, ऑफ कोर्स वो यही चाहते थे. क्या यार, सी पे लग गया. ठीक, कंजर्वेटिव रिग्मा ही चाहते थे रिस्टोर करना. फिर टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट फ्रांस. नॉट एट ऑल, वो वॉर नहीं चाहते थे, वो नेपोलियन से झगड़ा किए थे, किसी और से नहीं. इटली यूनिफिकेशन की कोई बात ही नहीं है. तो 20 का करेक्ट आंसर है. ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है, टू रिस्टोर द कंजर्वेटिव रिग्मा ऑफ यूरोप. ओके, आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. वो पैराग्राफ तुमने देखा होगा, तुम कहोगे अरे भाई इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, उससे कोई मतलब नहीं है. क्वेश्चन बहुत आसान है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर के, तो आपके लिए चुटकियों का काम है. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट डिड कंजर्वेटिव फोकस एट द कांग्रेस ऑफ वियना. ठीक है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. टू रीस्टैब्लिश द पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप. डेफिनेटली वो यही चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपना बनाना था. एस्टैब्लिश द सोशलिज्म इन यूरोप. टू इंट्रोड्यूस द डेमोक्रेसी इन फ्रांस. नॉट एट ऑल, वो यही तो हटाना चाहते थे. टू सेट अप द न्यू पार्लियामेंट एट ऑस्ट्रिया. नो, बिल्कुल ये भी नहीं चाहते थे. टू स्टैब्लिश द सोशलिज्म नहीं चाहते थे. टू रीस्टैब्लिश द पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप चाहते थे. हाउ डिड कांग्रेस वियना ensured the peace of Europe. ठीक है, by the restoration of Bourbon dynasty. पहले आंसर मिल गया, पहला ही करेक्ट आंसर है. ऑस्ट्रिया वाज नॉट गिवन. नो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, बस यही है, बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना. बॉर्बन डायनेस्टी मतलब लुई 16 वाला बॉर्बन डायनेस्टी, समझ रहे हो? वही समझ रहे हो, उसको वापस रिस्टोर करना चाहते हैं, बाकी और कोई चीज नहीं. बात करते हैं 24th पैराग्राफ. अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरेंगे. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल्स इन डैश एंड डैश एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस में आती है? सेकेंडरी में आती हैं. ठीक है, एंड एग्रीकल्चर इन प्राइमरी में. ठीक है, कहाँ गया कोई ऐसा ऑप्शन है? सेकेंडरी पहले, प्राइमरी बाद में. तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. ना सी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा. पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी में आ गई और फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइमरी में आ गई. कितने आसान क्वेश्चन, उसके लिए इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. सो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया. अब हम आते हैं इस पे 24th क्वेश्चन पे. फिर टॉक अबाउट 24th क्वेश्चन. Which of the following option does not help in modernizing agriculture? Manufacturing of farm equipments, of course farm equipment से. Providing unskilled labor force, of course इससे modernize नहीं हो रहा है agriculture. Unskilled को उठाओगे तो unskilled है ना, वो skill नहीं है उसके पास. Supplying fertilizers and pesticides, definitely ये कर रहा है. Producing tubes, wells and pumps, does not help. तो मिल गया हमको बी इसका करेक्ट ऑप्शन. बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. वो मैं बता रहा था आपको गलत हो रहा है, लेकिन ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. So let's go on the 24th question. In order, ये किस में आ गया? ये आपका ज्योग्राफी में आ गया. ठीक है, in order to attract the foreign manufacturing firms, the country needs to be developed in agrarian facilities, cultivable lands, media, infrastructure facility. D इसका करेक्ट आंसर है. फिर 25th हम इस बार भी कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे. एसएसटी में मत पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, मतलब जो आप पढ़े हैं बुक में वही चीजें.
पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर इज कॉल्ड द लाइट ऑफ इंडिपेंडेंट पब्लिसिटी, वो राइट टू वोट। ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प्स द प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नेंस? राइट टू एजुकेशन, नॉट एट ऑल। इससे क्या होगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू, ये सब कॉन्सेप्ट ही है जो मैं आंसर मार्क कर पा रहा हूँ, कुछ रटा नहीं, कॉन्सेप्ट ही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मुझे पता था, राइट टू इन्फॉर्मेशन से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक बनती है, बॉन्डिंग बनती है, उसी बॉन्डिंग के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नेंस। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि ऑल चीजें रटी हुई हैं, कुछ चीजें रटी नहीं हुई हैं, सब चीजें पढ़ी लिखी गई चीजें हैं। Like if we talk about the right of information, then it is clear that I'm talking about the bond between the public and governance. ठीक है, so leave all those things. ये चीजें आपकी बहुत क्लियर होगी. If you have studied the concept, no need to study that bad paragraph. Everything is about concepts. Let's talk about third question. Dash makes government legitimate. इनमें से क्या चीजें गवर्नमेंट को लेगिटिमेट बनाता है? लेगिटिमेट मतलब आपको पता है, लेगिटिमेट मतलब कि गवर्नमेंट को एक तरीके से फेयर तरीके चांस देना, मतलब गवर्नमेंट फेयर है। ठीक है, तो हम बात करें इसका, यही करेक्ट आंसर होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यू हैव टू स्टडी दिस। अगर पैराग्राफ नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने अगर बुक पढ़ी है क्लियरली तो पैराग्राफ की कोई जरूरत ही नहीं है। डिसीजंस इन द डेमोक्रेसी आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज दे आर टेकन स्विफ्टली इम्प्लीमेंटेड एंड क्विकली। दे आर टेकन एंड गिवन प्रिविलेज, नो टेकन elite pass, no elite votes taken after the following due processes. स्विफ्टली यहाँ पे तुम्हें पता है डेमोक्रेसी में स्विफ्टली तो नहीं होता, चीजें स्विफ्टली नहीं है, आपको ये बात पता है। टेकन आफ्टर द ड्यू प्रोसेस, कुछ मतलब कि कुछ स्टडीज के बाद, कुछ प्रोसेसेस के बाद, कुछ ज्यादा मतलब टाइम इसीलिए ज्यादा लिया जाता है, ड्यूरेशन इसीलिए क्योंकि जजमेंट आने में क्यों इतना टाइम लगता है किसी भी चीज का? जैसे राम मंदिर का जजमेंट था, क्यों इतना टाइम लग गया? क्योंकि जो लोग हैं वो बेस्ट चाहते हैं, लोग मतलब वो जो डिसीजन ले रही है, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेने वाले हैं, मैं उसकी क्यों बात कर रहा हूँ, लीव इट। अगर कोई डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेने के लिए वो चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट डिसीजन आए, बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें जो हर किसी के हित में हो, हर किसी के लिए हो, इसीलिए ऐसा होता है, इसलिए लॉन्ग ड्यू लिया जाता है। फिर हम नहीं पढ़ेंगे पैराग्राफ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 26 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पैसेज गिवन अबव रिलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? अरे बाप रे, ये तो फंस गए। चलो आप पढ़ते हैं। देखो, Ford Motor is an American company, of course you all know that, is an world's largest automobile manufacturer, you all know that, with a production spread of 26 countries, बुक में लिखा हुआ है। Ford Motors come in India in 1995, बुक में लिखा हुआ है। 1700 करोड़ रुपीस बुक में लिखा है चेन्नई में। सब बुक की बातें हैं, दिस इज अ पैराग्राफ फ्रॉम बुक। दिस वाज अ कोलैबोरेशन ऑफ महिंद्रा मोटर्स, ये भी बुक में है, सब चीज बुक में है, सब चीज बुक में है। 26 के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द पैसेज इज गिवन रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस, फोर्ड मोटर्स ने इन्वेस्टमेंट ही की है। फॉरेन कोलैबोरेशन, महिंद्रा, कोलैबोरेशन की बात मत करो, बात करो प्रोडक्शन की। और फिर इंटरनेशनल कंपटीशन, नहीं, इंटरनेशनल कंपटीशन से क्या मतलब? जब उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया तो कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या चीजें हैं फिर अगर हम बात करें, हाँ ये वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज फोर्ड मोटर्स हैज बीन टर्म्ड टू अ मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एमएनसी, बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? Production of different type of automobiles, largest automobile manufacturer in the world because of large scale exporters of car and globe, industrial commercial ventures across a globe, industrial and commercial ventures across a globe, मतलब कि दूसरे कंट्रीज तक फैली हुई है। तो ऑफ कोर्स इसका यही मतलब है। ग्लोबल एमएनसी क्या होती है? एमएनसी दूसरे कंट्रीज में फैल के अपना मैन्युफैक्चर और अपना दूसरा काम करती है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। बाय सेटिंग अप द प्रोडक्शन प्लांट इन इंडिया, फोर्ड मोटर्स वांटेड कोलैबोरेट विद द लीडिंग, नो नॉट एट ऑल, और सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ अफ्रीका, वो वहां से भी कर सकते थे, अमेरिका से भी कर सकते थे, कोई इतना दिक्कत नहीं है। टैप द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन, इंडियन मार्केट में लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। टेक ओवर द स्मॉल, नहीं, इसका मतलब कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कंपटीशन से ज्यादा किसी कंपनी का ये मोटिव होता है कि वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन करे, वो लार्जेस्ट मार्केट तक पहुंचे। ठीक है, और ज्यादा चीजें कवर करे, तो वही इसका रीजन होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्ड मोटर्स विशेस टू डेवलप अ फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस across the globe in evidence of promoting local industries for India, merging trades for different countries, supplying jobs for the factory, interlinking production across countries। इसका आंसर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज का ही काम चल रहा है। देखो एमएनसी क्या कर रही है, इंटरलिंक कर रही है, दूसरी कंट्रीज को प्रोडक्शन के थ्रू इंटरलिंक कर रही है, कनेक्शन बना रही है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। फिर बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में अब मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को, इन सबके 5 पॉइंट बता दूंगा और फिर क्लोज कर दिया जाएगा सेशन, फिर हम मैप करके तब क्लोज करूंगा। 27 की बात करते हैं। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन 19th century? एक्सप्लेन।
देखो डिफरेंट कम्युनिटीज, इसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। लेकिन हम इस पर कुछ एकदम मैच्योर पॉइंट देते हैं। देखो इसका रीजन बहुत सारा है, इस क्वेश्चन के बहुत रीजन है। मैं रीजन बताने लगा तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये पूरा एक तरीके से चैप्टर का एब्स्ट्रैक्ट मांग लिया गया। लेकिन मैं बता दूं आपको, जैसे भारत माता की इमेज और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था वो इमेज, वो नॉवेल्स, वो सारी चीजें, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे मैंने सब पॉइंट्स बताए, नहीं में से कुछ पॉइंट्स लिखो, क्योंकि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बिलोंगिंग हो रही है। तो भारत माता की इमेज जो बनी, उससे लोगों के बीच में एक बिलोंगिंग हुई। यहाँ पे भी गाने बनाए गए, फ्लैग बनाए गए, लोगों को एक साथ जोड़ा गया, काफी सारी चीजें हुई। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर पॉइंट में लिखना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कम से कम बढ़िया से बढ़िया सुंदर सजा के लिखना, पूरे नंबर। और explain the meaning of notion of Swaraj perceived by the plantation workers did the respond to the non-corporation movement। प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम के बारे में बात हो रही है। वो फ्रीली मूवमेंट उनके लिए स्वराज का मतलब था, क्योंकि उनके ऊपर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा हुआ था 1859 वाला। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल के बिना परमिशन के आप प्लांट नहीं छोड़ के जा सकते। तो वही वाली चीजें हैं यहाँ पर। बेसिकली आपको स्वराज प्लांटेशन के मतलब ये बताना है कि लोगों का सबका अलग अलग मतलब था, सब लोगों ने अपना अलग अलग मतलब निकाला। स्वराज किसी ने फ्री निकाल लिया, स्वराज मतलब बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया एक 2 = 5। व्हाट द हेल। अच्छा, दो पार्ट है। अच्छा, इसके दो पार्ट है। फिर एक, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। वो इसलिए इस तरीके रिस्पॉन्स किए, जैसे कि क्या हुआ कि सब लोगों ने एक साथ मिलके अपना गढ़ बनाया, सब लोग आए एक साथ, और फिर उसके बाद स्वराज के लिए उन्होंने वर्क किया। इसके पॉइंट आप लिख सकते हो बुक पढ़ के, ठीक है। और अगर आप इसका बड़ा सा एक आंसर, क्योंकि ये पैसेज है पूरा पूरा पैराग्राफ, मैं आपको कहाँ से लिख के, लेकिन मेरे पास है एक जगह कॉपी, मैं एंडिंग में दिखा दूंगा आपको, एंडिंग में इस वीडियो के, या अच्छा ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पूरा एक पूरा लंबा आंसर्स, ठीक है, आप उस आंसर्स को देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो मास कम्युनिकेशन इन इंडिया क्या है बेसिकली। तो बेसिकली अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो मास कम्युनिकेशन क्या है। मास कम्युनिकेशन मतलब कि लोगों के बीच में कनेक्शन, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बढ़ावा, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और काफ़ी सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें मास कम्युनिकेशन है। एक तरीके से लिंक बनाना, कंट्री में चीज़ों को फैलाना, जैसे काफ़ी सारी टीवी हो गई, ये सब आपके लिए मास कम्युनिकेशन है। फोन वोन ये सब क्या है, ये सब आपके लिए कम्युनिकेशन का ही तो एक जरिया है। आप इसे कॉल ही तो करते हो, कम्युनिकेशन ही तो है, न्यूज़ पता चलती है। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखना है। इसमें मैं 10-15 पॉइंट लिख दूँ इस पर, 10-15 पॉइंट लिटरली। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से पॉइंट लिख सकते हो। इसका एक बड़ा, मैंने बता दिया पहले आपको, इस सबके बड़े बड़े आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम को फट से ज्वाइन कर लो, ठीक है, लिंक नीचे है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, सारी चीजों का लिंक है समझ रहे हो। इंस्टाग्राम में। मुझे पता है आप लोगों से रहा नहीं जा रहा आंसर को। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अच्छा सुनो, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रोडवेज। लाख बेनिफिट्स है रोडवेज के। एक तरीके से लॉन्गेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें ये है कि एकदम इंटीरियर में कनेक्ट कर देता है, काफी सारी जगह पे कनेक्ट करता है, काफी इसके ये हर जगह फैला है, हर जगह इसका सोर्स है। और ये बहुत लंबी, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो डोंट टेल मी दैट आप रोडवेज पे पढ़ नहीं लिख पाओगे। ये 5 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं भाई, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन समझ पाओ तो रोडवेज पे लिख देना, मतलब लिख दो, क्योंकि अब ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर चांसेस हैं, लेट्स सपोज। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 ways टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरनल वो चलती है एक तरीके से, कि मतलब किसी भी पहले कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, या कोई पहले कोई हेड बन गया, या पहले कोई वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन गया, उसी को ही अब उसका बेटा बन रहा है, फिर उसका ये, तो मतलब ये जो सिस्टम है अभी भी एक तरीके से मोनार्की चली रही है, मतलब वो राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा टाइप वाली, मतलब ये सारे थॉट्स को एक तरीके से चेंजेस नहीं हो रहे। पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे चेंजेस हैं। ये बुक में एक पार्ट है, उस पार्ट को पढ़िए, उसको आंसर दे देंगे आप। पावर शेयरिंग इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेफिनेटली फेडरलिज्म के कारण। एग्जामिन द स्टेटमेंट, ये भी उसी तरीके है। यहाँ पे आप चीजों को बताओगे कि पावर शेयरिंग से किस तरीके डेमोक्रेसी को प्रॉफिट है, डेमोक्रेसी ने क्या क्या चीजें पावर शेयरिंग के लिए की है, दोनों ने मिलकर क्या कंट्री के लिए किया है, काफी सारी चीजें। आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे, पूरी बातें बताएंगे अपनी, ऐसे नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे, इसको सजा के लिखो, पॉइंट्स में लिखना। 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डेफिनेटली टर्शरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, उसमें कई सारे लोग हैं, कई सारी सर्विसेज हैं, और इसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो इंडियन इकोनॉमी में इसका काफी अच्छा रोल है टर्शरी सेक्टर का। तो इसका भी बड़ा आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक नीचे, बार बार बोल रहा हूँ, लिंक नीचे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। Public sector contributes to the economic development of India, justify the statement. Public sectors contribute to the economic development of India.
देखो पब्लिक सेक्टर क्या सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट के पास सारे एसेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एसेट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। अभी तो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर्स की जितने भी मोस्ट ऑफ द एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की वो ऑफकोर्स बढ़ेगी, क्योंकि उस पर जो लोग टैक्स किस ले देते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स इसीलिए तो होता है कि कंट्रीज का डेवलपमेंट हो, कंट्री में पैसे लगाए जाए, पब्लिक हो, ये सब चीजें जानते हो आप लोग, इसीलिए किया जाता है। तो ये बेसिकली यही सारी चीजें हैं। और अब हम बात करते हैं, दिस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये मैं ये भी बता दूं ऑफकोर्स, लेकिन मैं कैसे वो, चलो मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरा काम है बताना, मेरा काम है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना, आई विल एक्सप्लेन। सेक्शन ई की बात करते हैं, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। ये कैसे क्वेश्चंस हैं? Two places A, B have been marked on the given outline map of India. Identify the correct names of the lines and draw them. Indian National Congress session at the place of 1917. Madras Congress session of Madras, चेन्नई जिसको अभी बोलते हैं, 1927 वही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चेन्नई मार्क करके दिखाता हूँ आपको मैं। वाह कितनी बड़ी चीज बता रहा हूँ, चेन्नई ये यहाँ पर है, मैं आपको भी मैप पे दिखा रहा हूँ चेन्नई के तरह। और दूसरा क्या है, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द इंडिगो प्लांट, ओके। हाँ सो ये रहा मैप, ये जो है पार्ट ये चेन्नई है, डेफिनेटली आई होप यू आर एबल टू वॉच दैट। ये चेन्नई है, ये चंपारण है, चंपारण में ही इंडिगो का प्लांटेशन हुआ था, ये हुआ था 1916 में, 1916। ज्योग्राफी की बुक में देखोगे आप तो 1917 लिखा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। बात यह है ना कि वो एक साल तक चला था, मतलब ऑलमोस्ट चला था, कि वो इतना बड़ा इतना लंबा था कि वो 1916 से 1917 के बीच में आ गया। ये चेन्नई हो गया, वो सॉरी ये चेन्नई हो गया, और ये बिहार का चंपारण हो गया। आगे क्या है, आगे इनमें से 3 कोई मार्क करना है, मैं आपको 3 मार्क करके दिखा देता हूँ। बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर पार्क मैंने मार्क कर दिया, ओके। चलो विशाखापट्टनम पोर्ट मार्क कर दिया, ओके मार्क कर दिया। और क्या मार्क कर दूं, और राणा प्रताप सागर डैम मार्क कर देता हूँ, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद करो यार, चुटकियों का काम है। 32 मैप है, मैं वो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप मुझे बस जाओ वहां पर, मुझे बस अपनी प्रेजेंस दिखा दो, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा दोगे ना, मैं आपको सब अपना जितने मेरे पास मटेरियल है मैं सब दूंगा। मेरे पास 32 मैप्स हैं मार्क्ड हर चीज के, मेरे पास सॉइल के अलग मैप्स हैं, मेरे पास हर चीज के अलग अलग मैप्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन वो केवल टेलीग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी कभी अभी तक हमने पॉलिसी, मतलब ऐसी चीजें हमको मिली नहीं है, इस तरीके की चीजें जिसमें हम आपको शेयर कर सकें। ये रहा बेंगलुरु, ये आपको बिहार हो गया, वो तो चंपारण हो गया, ये राजस्थान का डैम हो गया राणा प्रताप सागर, और ये विशाखापट्टनम हो गया। तो पहला कांग्रेस सेशन जो अपना हुआ, मतलब यहाँ पे जो हुआ था, नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920। सो ये जो सेशन हुआ था ये कैलकाटा में हुआ था। अगर आपके आसपास कोई है या अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बुक में ज्यादा कोई अच्छे से डिस्क्राइब किया भी नहीं गया है। सो नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920, सो दैट वाज कैलकाटा, ठीक है। नेम द स्टेट वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वेयर वाज स्टार्टेड। सो स्टेट कौन सी है, बिहार है, बिहार में ही तो चंपारण है, तो चंपारण में ही तो इंडिगो का प्लांटर्स का स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट। तो आसान क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं, नेम द स्टेट वेयर द जलियांवाला बाग मैसकर ऑकर्ड, तो दैट इज पंजाब, पंजाब में अमृतसर है, अमृतसर में जलियांवाला बाग एक है, वहां पे ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। बहुत ही क्लियरली बात को याद रखो। फिर बात करते हैं, नेम द स्टेट वेयर द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड। सो सरदार सरोवर डैम इज इन नन अदर देन गुजरात में है, आपको ये पता होगा बहुत क्लियरली, नर्मदा में है, ये नर्मदा के लिए बना है बेसिकली, नर्मदा रिवर पे। तो सरदार सरोवर डैम स्टेट कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है, गुजरात में है। फिर अगर हम बात, अब हम क्लियरली बता दे रहे हैं, सरदार सरोवर डैम अगर आपका गुजरात में लोकेटेड है। फिर अगर हम बात करें भिलाई आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, बी वेरी क्लियर विद इट। फिर पुणे सॉफ्टवेयर, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पुणे सॉफ्टवेयर भी लोकेटेड है। फिर कोची सी पोर्ट जो है ये आपका केरला में लोकेटेड है। सो जो भी स्टूडेंट, ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट देख रहे हैं वो समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास आसपास कोई है जो बोर्ड देने जा रहा है, आपको पता है, तो आप उनको ही जरूर दिखाइएगा ये वाला पार्ट स्पेशली, क्योंकि ये उनके लिए है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन टेलीग्राम। आपको स्पेशली क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे, सारे मैप वर्क आपको मिल जाएंगे, कुछ नोट्स भी है मेरे पास, वो भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैं आप डीएम कर सकते हैं मुझे, एंड आई डेफिनेटली विल आंसर यू। फिर अगर हम बात करें यूट्यूब पे आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्वाइन करिए, और सारे स्टूडेंट को बताइए कि एक कोई यशवान मिश्रा है, आप लोगों की एज ग्रुप का है, आपके भाई के समान है, और वो भी ऐसा कुछ काम कर रहा है, लोगों को एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब स्टूडेंट्स को अपने बताइएगा। कोई कंपटीशन नहीं है, सारे कंपटीशन खुद से हैं,
जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन, पहला आंसर है कैलकाटा, दूसरा आंसर है चंपारण मतलब बिहार, तीसरा आंसर है आपका पंजाब, चौथा आंसर आपका गुजरात, पांचवा आंसर आपका छत्तीसगढ़, छठवां आंसर है आपका पुणे मतलब महाराष्ट्र, और फिर अगर बात करें सतवा तो वो है कोची मतलब केरला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी मेहनत लगी है, प्लीज 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 यहाँ तक आए हो, देखे हो तो सब्सक्राइब कर, मतलब जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैप भी यहाँ पे दिया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने आपको समझा दिया है, मैप पे दिखाया भी है। सो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन टेकन टू डू दिस। सो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड जॉइन टू अस, एंड थैंक्स फॉर